हाय स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार ललित एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पुनः आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं। आज हम क्लास 12 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसका जो है व्याख्यान भी देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा होगा, निम्न में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। यानी हम पहले आज विलेन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, विलेन चैप्टर से पढ़ेंगे और जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। आपका पहला विकल्प है पृष्ठ तनाव, दूसरा है प्राशन दाब, गुणधर्म है तीसरा है प्रकाशिक सक्रियता और चौथा है सयांता। यानी कह रहे हैं इसमें कि इन चारों विकल्प में से कौन सा आपका अणुसंघ गुणधर्म है। तो पहले हम बता देते हैं अणुसंघ गुणधर्म। तो हमें जो अणुसंघ गुणधर्म है, अणुसंघ गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं। अणुसंख गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं, जो कि आपका पहला हो जाएगा। यहाँ पर पहला आपका होगा, जैसे आपका है, मान लीजिए हम पहला लेते हैं परासरण दाब, पहला ही ले लेते हैं परासरण दाब। उसके बाद दूसरा हमारा होता है कि हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो हमारा होगा वो हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। और चौथा होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो हमारे जो हैं अणुसंघ गुणधर्म चार ही प्रकार के होते हैं, परासरण दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, अवनमन का मतलब यहाँ होगा कमी, उन्नयन का मतलब होता है यहाँ पर वृद्धि, उन्नयन का मतलब आपका होगा वृद्धि। यानी क्वथनांक में वृद्धि हो रही है और यहाँ पर कह रहे हैं हिमांक में अवनमी हो रही है। तो इसमें हम देखते हैं हमारा जो दूसरा विकल्प है वो हमारा राइट विकल्प होगा, क्योंकि अणुसंघ गुणधर्म है तो अणुसंघ गुणधर्म में आपका क्या होगा, परासरण दाब होगा, ना तो पृष्ठ तनाव होगा, ना ही प्रकाशिक सक्रियता होगी और ना ही आपका सयांता होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। क्वथनांक का मतलब वो होता है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है उसे क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांक में उन्नयन, इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई पदार्थ उसमें डाला जाए, कोई अवाष्पीय विलेय पदार्थ आपका उसमें डालते हैं तो क्या होता है, उसके क्वथनांक में जो उन्नयन हो जाता है उसे ही हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसमें हम देखते हैं पहला विकल्प हमारा है ग्लूकोज, दूसरा है सुक्रोज, तीसरा है NaCl, चौथा है CaCl2। तो हमारा देखते हैं यहाँ पर पहले ग्लूकोज आपका लिखा है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, जिसका अणुभार अगर देखा जाए, इसका अणुभार जो होगा हमारा, इसका होता है 180। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होगा वो होगा C6H12O6 और इसका अणुभार होता है 180। और यहाँ पर देखते हैं जो सुक्रोज है, सुक्रोज का जो सूत्र होता है C12H22O11, इतना होता है और इसका अणुभार आपका वो होगा 342, इसका अणुभार 342 होता है। और NaCl, ये तो आप जानते ही फेमस है, NaCl आपका फेमस है क्योंकि इसके बिना भोजन भी अच्छा नहीं लगता। तो आपका क्या है NaCl, इसे हम कहते हैं नमक। तो NaCl हमारा नमक है। और यहाँ देखते हैं इसका है, यहाँ पर ये है कैल्शियम क्लोराइड। अब पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा। तो आप देखिए, ये जो आपका है ग्लूकोज, ये आपका क्या है, ये टूटेगा नहीं पहली बात तो ये। उसके बाद आपका चीनी है, ये भी आयनित नहीं होगा। अब बचता है आपका NaCl और CaCl2। तो आपका ये विकल्प खारिज हो जाता है, हम हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयनित नहीं होता। क्वथनांक उसी का ज्यादा या कम होगा जो आयनित होगा। जो पदार्थ आयनित होगा, किसी विलयन में अगर किसी विलायक में घोला जाए, यदि वह आयनित होता है तो उसका क्वथनांक, यानी ये चारों उसी पर निर्भर करते हैं। आपके जो आप देख रहे हैं अणुसंघ गुणधर्म, ये चारों जो है आपके आयन पर ही निर्भर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो, ग्लूकोज आपका आयनित होगा नहीं, ये विकल्प होगा नहीं। सुक्रोज आपका आयनित नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ बच रहा है आपका NaCl। तो NaCl आपका नमक है, NaCl होगा या फिर आपका CaCl2 होगा। अब देखते हैं NaCl को जब तोड़ा जाता है तो Na प्लस में टूटता है और Cl माइनस में। और इसको देखते हैं Ca डबल प्लस में टूटता है और Cl आपका माइनस में, आपका ये होता है। अब इन दोनों में
ये चारों चीजें कमी या वृद्धि तभी होंगी जिसमें जिसका आयन ज्यादा होगा, जिसमें यानी ऐसा विलायक पदार्थ जो आयनित ज्यादा होगा वो क्या होगा, उसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर CaCl2 जो आपका है, इसका जो आयन है डबल है, ये डबल आयन में टूटता है, और ये जो आपका एक ही आयनित होता है, इसलिए इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। CaCl2 का क्वथनांक ज्यादा होगा क्योंकि इसका आयनन भी ज्यादा है। इसी प्रकार से अगर देखते हैं हम, अगर इसमें बात करता है प्राशरण दाब की, अगर बात कर ली जाए इसी क्वेश्चन पर प्राशरण दाब की बात किया जाए, तो प्राशरण दाब भी क्या होगा आपका, जो जितना आयनित होगा उसका प्राशरण दाब भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका प्राशरण दाब भी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। हिमांक में अवनमन, इसका जो आप देख रहे हैं हिमांक CaCl2, ये सबसे ज्यादा आयनित हो रहा है, तो सेवर सी बात है इसके हिमांक में क्या होगी, कमी होगी। सबसे ज्यादा हिमांक में क्या होगा आपका, इसमें कमी होगा, बाकी इसमें कोई चीज नहीं। क्वथनांक में उन्नयन आपने क्लियर देखा। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये भी आपका क्या होगा, इसी का आंसर आएगा। तो आपको जो है देखिए अणुसंघ गुणधर्म, तो अणुसंघ गुणधर्म कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हैं। पहला प्राशरण दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है शुद्ध जल आसुत जल की मोलरता क्या है। शुद्ध जल आसुत जल की मोलरता क्या है, तो ये फेमस क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं 55.56। लेकिन एक चीज ध्यान देना, आसुत जल क्या है। शुद्ध जल, आसुत जल का मतलब ये हुआ ऐसा जल जो आयनित ना होता हो, जिसमें आयन या शुद्धियां उपस्थित ना हो, उसे आसुत जल कहते हैं। और एक चीज ध्यान देना, आसुत जल में आप विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप अगर उसमें तार डाल दीजिए तो उसमें करंट नहीं चलेगा आपका, वो आयनित नहीं होगा। और लास्ट चौथा हमारा क्वेश्चन है कि वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा। इसके पहले हमने बताया ना कि ये अणुसंघ गुणधर्म है, वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा। तो हम देखते हैं, पहला हमारा यूरिया है, तो यूरिया का जो सूत्र होता है वो NH2CO NH2 होता है। यूरिया का जो सूत्र है NH2CO NH2 होता है, और इसका अणुभार जो होगा वो 60 होगा, इतना होगा। अब देखेंगे यूरिया को पानी में घोला जाता है तो वो आयनित नहीं होता, यूरिया को पानी में अगर घोलते हैं तो आयनित नहीं होता है। और हमारा है ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, जिसका अणुसूत्र अणुभार होगा वो क्या, 180। अब देखते हैं हम, यहाँ मिलता है हमको BaCl2 मिलता है, जब इसे हम आयनित करते हैं तो ये टूटता है Ba डबल प्लस में और टूटेगा 2Cl माइनस में। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो हमें मिलता है नमक, ये नमक टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में। अब फिर वही बात आती है कि अभी हमने बताया कि वाष्प दाब अवनमन, जैसे इसमें क्या करें, सबसे अधिक किसमें होगा, अवनमन सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो अवनमन उसी में सबसे ज्यादा होगा जो सबसे ज्यादा आयन देगा। तो सबसे ज्यादा आयन देने वाला कौन सा है, BaCl2। रीजन आपका, क्योंकि ये क्या है डबल प्लस में, ये आयनित नहीं होगा, ये भी आयनित नहीं होगा, और ये वाला आयनित तो होगा नमक, लेकिन क्या है आपका सिंगल प्लस और सिंगल माइनस। लेकिन यहाँ देखते हैं डबल प्लस और डबल माइनस आपका चलता है, इसलिए आपका क्या होगा BaCl2, इसमें वाष्प दाब अवनमन सबसे ज्यादा होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 लीटर लिखा है कि 5 लीटर विलयन है और उसकी मोलरता जो NaOH है, उस विलयन की मोलरता जो है 2 m है। तो कह रहे हैं कि NaOH के मोलों की संख्या क्या होगी। तो मोलों की संख्या निकालना है आपको, तो आपको पता है कि 2m, कहीं भी अगर देखिए आपको लिखा हो m लिखा हो, आगे कोई संख्या लिखी हो, तो आपको ध्यान देना है वो मोलरता की बात करता है। तो क्या है आपका, मोलरता है। तो आप देखेंगे जो आपका है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि मोलरता बराबर विलयन की जो मोलरता होती है, मोलरता बराबर होती है विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो हमारे पास है NaOH, तो NaOH है, तो NaOH के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या बटे आपका क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। तो यहाँ पर हो जाएगा विलयन का आयतन, आपका हो जाता है यहाँ पर विलयन का आयतन, और ये किस में होगा, LT यानी लीटर में आपका। तो मोलरता हमारे पास है 2m, तो हम यहाँ 2m रख देते हैं, और हमको चाहिए NaOH के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं, मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। तो NaOH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या
बटे कह रहे हैं विलयन का आयतन, तुम्हारे पास विलयन का आयतन 5 लीटर है तो यहाँ हम 5 रख देते हैं। 5 यहाँ भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 5 दूना हो जाता है 10। अर्थात कहने का मतलब ये है जो मोलों की संख्या आपकी आएगी वो 10 आएगी। तो ये हो जाएगा आपका NaOH के मोलों की संख्या जो होगी आपकी, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या जो होगी आपकी वो क्या होगी, 10 होगी। तो हमारा 5 क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन हमारा होगा 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। विलयन की मोलरता ज्ञात करने के लिए गए हैं। अब विकल्प आपका है 0.44 m, 0.492 m, 0.0280 m और 0.2392 m। m का मतलब मोलरता होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 कह रहे हैं कि 8 ग्राम NaOH। अगर हम यहाँ देखते हैं स्मॉल w यानी NaOH का भार जो है हमारे पास वो 8 ग्राम है। उसके बाद जो विलयन का आयतन है V बराबर वो है 450 ml है। इस तरीके से अब कह रहे हैं कि आपको निकालना है मोलरता, और मोलरता के लिए हमें चाहिए स्मॉल m। तो हम स्मॉल m देखते हैं तो NaOH का जो अणुभार होता है वो 40 होता है। ये दिखा दे रहे हैं यहाँ पर NaOH। तो यहाँ हम देखते हैं Na जो आपका है इसका परमाणु भार 23 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वो 16 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। जब इसको ऐड करते हैं तो हमें टोटल मिलता है 40। परमाणु भार को जब योग करते हैं तो अणुभार प्राप्त होता है। परमाणु भारों का योग ही क्या है, आपका अणुभार है। तो इतना मिलता है। अब हमें निकालना है मोलरता। तो मोलरता बराबर हमारा होता है, मोलरता इक्वल हमारा होगा स्मॉल w इंटू 1000। उसके बाद आपका हो जाएगा स्मॉल m इंटू v, आपका यहाँ ml हो जाएगा। जब यहाँ वैल्यू रखेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 1000 और यहाँ हो जाएगा 40 गुणे आपका आयतन जो होगा वो 450 होगा, इतना हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 आपका हो जाएगा। और 0 से 0 आप काट दीजिए, 5 1 5 और यहाँ काटते हैं हम तो 5 दूना 10, यहाँ हो जाएगा हमें 20। ये हो जाएगा 20/45। और जब इसको काटते हैं 5 से, 5 9 45, 5 चौक आपका हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 4/9। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 चौक 36 यानी 0.44 m ऐसे लगातार अब चलता रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा पहला विकल्प 0.44 m आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सर्वाधिक प्राशण दाब है, तो इसमें कह रहे हैं सबसे ज्यादा प्राशण दाब किसका होगा। फिर पुनः क्वेश्चन, इसमें के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, आप विशेष करके इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें कितने क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए आपका लिखा है 1 MkCl। तो सबसे पहले इसको हम आयनित करते हैं, ये हमारा होता है K+Cl-। उसके बाद हम यहाँ आते हैं तो हमारा यहाँ होता है आपका, जब इसे आयनित करते हैं तो डबल प्लस और उसके बाद 2Cl- हो जाता है। यहाँ देखते हैं ये हमारा ग्लूकोज है, इसे हम ग्लूकोज कहते हैं। तो ये आपका ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का भार आपको हमने बताया 180 होता है। तो ग्लूकोज पहली बात तो आयनित नहीं होगा, ये आयनित नहीं होता है, यह आयन में नहीं टूटेगा। ये आपका ग्लूकोज आयनित नहीं होता, ग्लूकोज आयनित होता है और न ही आपका चीनी आयनित होता है और न ही आपका यूरिया आयनित होगा। अब बच रहा है आपका ये, इसे कहते हैं हम अमोनियम फास्फेट बोलते हैं। इसका नाम है अमोनियम फास्फेट, इसे कहेंगे हम अमोनियम फास्फेट कहते हैं। तो ये आपका अमोनियम फास्फेट है। आप कह रहे हैं किसका प्राशण दाब सबसे ज्यादा होगा। जब अमोनियम फास्फेट को हम तोड़ते हैं तो ये हमें टूटता है, अमोनियम फास्फेट हमारा टूटता है यहाँ पर NH4+। अमोनियम के ऊपर एक सिंगल प्लस होता है, अब यहाँ 3 लगा है तो ये 3 हो जाएगा। और फास्फेट जो है PO4, इसके ऊपर ट्रिपल माइनस होता है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर डबल प्लस है और आपका डबल माइनस है, यहाँ पर ट्रिपल माइनस है और 3 1 के 3, यहाँ 3 प्लस है। तो सबसे ज्यादा जो आयनित होगा उसी का प्राशण दाब भी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा प्राशण दाब जो होगा अधिक होगा वो आपका होगा NH4 का होल साइज प्लस PO4 यानी अमोनियम फास्फेट, इसका सबसे ज्यादा प्राशण दाब होगा। तो हमारा जो विकल्प का आंसर होगा वो होगा ये। इसका विकल्प का आंसर आपका है पहला 0.44 m और इसका होगा NH4 का होल साइज आपका PO4 अमोनियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन हमारा है राउल का नियम संबंधित है। राउल का नियम किससे संबंधित। इसमें पहला आपका विकल्प है क्वथनांक से, हिमांक से, वाष्प दाब से, प्राशण दाब से। तो पहली बात तो आपको पता है क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्राशण दाब वाष्प दाब में उन्नयन, ये चारों जो आपके हैं ये अणुसंघ गुणधर्म हैं।
और उसके बाद आपको पता है कि राउल्ट ने जो नियम दिया है वो दो दिया है। पहला नियम दिया है वाष्प दाब से संबंधित, और दूसरा दिया है वाष्प दाब जो आपका है आपेक्षिक अवनमन। दो है आपके। तो इसमें देखेंगे हम तो राउल्ट का जो नियम लागू होता है वो वाष्प दाब से है, दोनों ही वाष्प दाब है। तो राउल्ट ने जो वाष्प दाब का नियम दिया है वो दो रूपों में दिया है, एक वाष्पशील पदार्थ पर दिया है, एक आपका वाष्पशील पदार्थ पर दिया है, और दूसरा जो राउल्ट का नियम दिया है वो दिया है अवाष्पशील पदार्थ पर, अवाष्पशील पदार्थ पर। तो इन्होंने कहा है कि राउल्ट ने कहा है कि किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो यही आपका है, इन्होंने राउल्ट का नियम है। ये आपका अवाष्पशील विलय पदार्थ पर है। इसे कहते हैं हम लोग वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसे कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। और आपका ये है विलय पदार्थ का मोल प्रभाज। ये विलय पदार्थ का मोल प्रभाज है हमारा। मोल प्रभाज को और नामों से जाना जाता है, मोल प्रभाज को ही मोल भिन्नांक बोलते हैं या मोल अंश कहा जाता है। तो इसका जो विकल्प होगा हमारा वो वाष्प दाब से संबंधित है। तो राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? वाष्प दाब से। आपका जो राउल्ट ने दो प्रकार के नियम दिए हैं, एक आपका वाष्पशील पदार्थ पर, दूसरा जो है वाष्प अवाष्पशील पदार्थ पर। और आपका है P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल स्मॉल एन अपान एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। हमने इस वीडियो में आपका चारों लगभग क्वथनांक से संबंधित, हिमांक से संबंधित, वाष्प दाब और प्राशन दाब चारों से मिलाकर के क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपका कह रहे हैं कि न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। तो इसमें लिखा है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का जो सूत्र होगा वो होगा K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4, और जब इसे तोड़ देंगे हम तो K प्लस और SO4 डबल माइनस होगा आपका। अगला है सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र आपका होगा NaCl। और अगला कह रहे हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का आपको होगा C6H12O6। उसके बाद यूरिया का सूत्र जो होगा वो होगा NH2CONH2 आपका। अब इसमें अगर देखते हैं न्यूनतम हिमांक वाला, न्यूनतम हिमांक का मतलब ये हो गया कि हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। तो सबसे ज्यादा कमी उसी में होगी जिसमें सबसे ज्यादा आयन होगा। तो अगर देखते हैं यहाँ पर जो Na आपका है ये प्लस और ये Cl माइनस, तो इसमें आयन एक है और इसमें डबल आयन आपका है, तो ये आपका होगा विकल्प पोटेशियम सल्फेट। तो न्यूनतम हिमांक वाला जो विलयन होगा जिसमें जितना ज्यादा आयन होगा उसमें उतना ही आपका हिमांक अवनमन होगा, प्राशन दाब ज्यादा होगा, क्वथनांक उन्नयन ज्यादा होगा, आपेक्षिक अवनमन उतना ही कम होगा। आगे देखते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन है 180 ग्राम जल में, यानी कि जो जल है उसका जो भार दिया गया है वो 180 है। और कह रहे हैं जल के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं मोलों की संख्या बराबर, अगर हम मोलों की संख्या को देखते हैं तो स्मॉल एन से व्यक्त किया जाता है। मोलों की संख्या को स्मॉल एन से व्यक्त किया जाता है। तो स्मॉल एन बराबर जो हमारा होता है वो होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। अर्थात कह सकते हो आप कि द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, इतना आप कह सकते हैं। तो भार यहाँ पर हम देखते हैं, भार हमारा है 180 और अणुभार जो पानी यानी जल का जो अणुभार होता है वो 18 होता है। जल का अणुभार जो होगा वो क्या होगा? 18 होगा। तो यहाँ हो जाएगा 18, 18 की 18, 18 दहमा 180। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो 10 आना चाहिए। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा तीसरा विकल्प होगा वो भी क्या होगा? आपका 10 होगा। अब आपको एक चीज और ध्यान देना है विशेष करके, जो आपका क्वेश्चन है ये तो नोट कीजिए। उसके बाद आपका 24 तारीख से पेपर है। आप लोगों को हम पुनः आपसे अपील करते हैं कि आप लोग जी जान तोड़ करके मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है। तो अपने पूरे तत्परता के साथ पूरी शक्ति लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए पेपर में। अब अगला और देखते हैं हम इसमें थोड़ा सा इन क्वेश्चनों में। जैसे हम देखते हैं मोलरता होती है, नॉर्मलता होती है, मोललता होती है। जैसे हम देखते हैं इसमें कि मोलरता होती है, तो आपको ध्यान देना है कि जो मोलरता होगी उसको हम कैपिटल एम से व्यक्त करेंगे,
जो मोललता होगी, मोललता, जो मोललता होगी उसे स्मॉल एम से व्यक्त करेंगे। जो नॉर्मलता होगी, नॉर्मलता, उसे हम कैपिटल एन से व्यक्त करेंगे। उसके बाद आप आ जाइए मोल प्रभाज पर। मोल प्रभाज कहिए, चाहे इसी को मोल भिन्नांक कहिए, आप इसी को कह सकते हैं मोल भिन्नांक, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं, इसी को मोल अंश। इसका 3 नाम है, और तीनों नाम जो आपके हैं आपके सामने है, मोल प्रभाज, मोल भिन्नांक और मोल अंश। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम जिससे व्यक्त करते हैं एक्स से व्यक्त करते हैं आपका। और हमेशा ध्यान देना है आपको, किसी भी विलयन का जो मोल प्रभाज होता है वह सदैव 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। आपको सदैव ध्यान देना है, किसी भी विलयन का जो मोल प्रभाज होगा वो 1 से ज्यादा नहीं होगा। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि विलयन 2 चीजों से बना है, एक तो आपका विलय से बना है और दूसरा आपका विलायक बना है। तो सेवर सी बात है, किसी भी विलयन में विलय पदार्थ या विलायक पदार्थ का जो मोल प्रभाज होगा वो सदैव 1 से क्या होगा, कम होगा। उसके बाद देखते हैं मोलरता। मोलरता की बात, अगर मात्रक की बात करें हम, मोलरता के मात्रक की बात करते हैं अगर, तो मोलरता के मात्रक की बात अगर करते हैं तो इसका मात्रक जो होगा मोल प्रति लीटर होगा। मोलरता का मात्रक जो होगा वो क्या होगा, मोल प्रति लीटर होगा। और अगर बात करते हैं मोललता की, अगर बात हम जिक्र करते हैं मोललता की, तो मोललता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम आपका होगा। और नॉर्मलता की अगर बात की जाए तो नॉर्मलता जो होगी हमारी वो होगी ग्राम तुल्यांक, नॉर्मलता का जो मात्रक होगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होगा। और अगर हमारा है निम्न में कौन सांद्रता तापमान पर निर्भर करती है, यानी ये सभी आपकी क्या है, सांद्रताएं हैं, सांद्रता मापने की विधियां हैं। तो आपकी तो पहला है जैसे मोलरता है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है और मोलरता है। तो कह रहे हैं इनमें से कौन आपका तापमान पर निर्भर नहीं करता। तो इसमें हम देखते हैं मोलरता। तो मोलरता आपको अभी हमने बताया कि मोलरता की जो निरूपण होता है, मोलरता को हम जिससे पहचानते हैं वो कैपिटल एम होता है, और नॉर्मलता का जो होता है वो कैपिटल एन होता है, और फॉर्मलता को हम एफ से निरूपित करते हैं, और मोललता जो हमारी होती है वो स्मॉल एम होती है। ये है। तो अब कह रहे हैं कि कौन सा इनमें से तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो आप अगर देखेंगे इसमें, अगर आप देखते हैं तो आपका जो होगा मोललता, मोललता जो होती है तापमान पर निर्भर नहीं करती, मोललता जो होती है तापमान पर निर्भर नहीं करती। और नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता और आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये तीनों जो आपके हैं चारों, ये तापमान पर निर्भर करते हैं। और एक आपको मिलेगा ग्राम प्रति लीटर, अगर कहीं मिलता है ग्राम प्रति लीटर तो ये भी आपका जो है तापमान पर निर्भर करता है। जैसे अब आते हैं तापमान पर निर्भर नहीं करने वाले पर, जैसे आपका होगा द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशतता अगर दिया हो, ये भी आपका तापमान पर निर्भर नहीं करता। उसके बाद आपको मिलेगा आयतन प्रतिशत, तो आयतन प्रतिशत भी क्या है आपका तापमान पर निर्भर नहीं करता। तो ये तीनों चीजें जो हैं आपकी तापमान पर निर्भर नहीं करती, और ये सभी जो हैं आपके तापमान पर निर्भर करते हैं। मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और ग्राम प्रति लीटर, ये सभी आपके जो हैं क्या है कि तापमान पर निर्भर करते हैं। अगर तापमान को बढ़ाया जाता है तो इनकी सांद्रता जो होती है वो घटती है। यदि किसी विलयन का तापमान अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसकी सांद्रता जो होगी वो घटती है। अगला क्वेश्चन हमारा है हिमांक का अवनमन संबंधित है। तो हिमांक का अवनमन, तो आपको पता है हम लोग लिखते हैं हिमांक का अवनमन जो होता है डेल टी एफ बराबर हमारा होता है डेल टी एफ इक्वल, अगर हम देखते हैं तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू डेल के एफ इंटू 1000 बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, यही होता है हमारा। तो अगर हम इतना देखते हैं तो इसे और आगे देखें तो स्मॉल टी एफ इक्वल, इसे अगर हम व्यवस्थित करें तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू आपका इंटू डेल के एफ, इंटू डेल के एफ। तो ये हमारा होता है जो है, तो इतने चीज को अगर हम देखते हैं तो इतना चीज हमारी मोललता है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये हमारी मोललता है। तो इसको हम लिखते हैं डेल टी एफ इंटू
मोललता इक्वल मोललता गुणे डेल के एफ। तो हमारा अगर कहते हैं कि हिमांक का अवनमन और मोललता में संबंध बताइए, तो यही हमारा होता है कि डेल टी एफ ये आपका हिमांक का अवनमन है। इसे लिखते हैं डेल टी एफ इक्वल, तो हिमांक का अवनमन का मतलब ये होता है यदि किसी विलयन में, यदि किसी विलायक में जब कोई विलय पदार्थ घोला जाता है, यदि किसी विलायक में जब कोई विलय पदार्थ अवाष्पशील विलय पदार्थ घोला जाता है तो उसके हिमांक में जो अवनमन होता है, कमी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं कि हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो डेल टी एफ इक्वल आपका हो जाएगा T1 माइनस T2। ये आपका हो जाएगा विलायक का ताप और ये हो जाएगा आपका विलयन का ताप, विलयन का ताप टेम्परेचर। और ये आप कह सकते हैं हिमांक, कह सकते हैं कि विलायक का हिमांक और ये विलयन का हिमांक, इस तरीके से आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा किसी विलयन का प्रासरण दाब किससे संबंधित है। किसी विलयन का प्रासरण दाब किस दाब संबंधित है, इसमें से कौन सा। तो आपको पता है प्रासरण दाब इक्वल जो होगा हमारा P बराबर, कहीं कहीं P प्रासरण दाब को P से निरूपित करते हैं या पाई से, तो P बराबर होता है या P भी बराबर आपका होगा NRT। आपका ऐसे भी बोल सकते हैं P भी बराबर NRT, और आपका जो होगा या फिर आप यहाँ हो सकता है P भी बराबर RT। तो P बराबर हमारा हो सकता है RT अपान भी, या इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 अपान भी इंटू RT। 1 अपान भी बराबर जो होता है हमारा C होता है, तो P बराबर हमारा CRT ये भी हो सकता है। तो अगर इसमें से जो विकल्प देखें, अब इसमें देखते हैं हमारा हो जाता है जो हमारा होगा विकल्प अगर मैच करते हैं तो ये विकल्प आपका होता है PC इक्वल RT। तो ये जो कि हमारा गलत है, ये नहीं होगा। ये वाला आपका PR बराबर CT हो जाएगा जो कि मैच नहीं खा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा PT इक्वल RC, ये भी गलत हो जा रहा है, ये नहीं है। और इसे देखते हैं P बराबर CRT हमारा आता है, तो इसका मतलब ये हमारा चौथा विकल्प जो है इस क्वेश्चन के लिए सर्टिफाई करता है। तो हमारा P बराबर CRT होता है इस तरीके से। अगर आपको कहते हैं कि विलय के मोलों की संख्या अगर दी गई है उससे संबंधित, कह रहे हैं कि अगर प्रासरण दाब जो है विलय के मोलों से संबंधित अगर देखना है तो हमारा होगा P भी बराबर NRT, हमारा होगा P भी बराबर NRT होता है, यही ध्यान देना। और कभी कभी आप ध्यान दीजिएगा कि P मान नहीं देंगे, आपको यहाँ पाई दिए रहेंगे। पाई को भी प्रासरण दाब ही कहा जाता है, पाई को भी क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। तो आपका ये जो है 13 क्वेश्चन कंप्लीट है। अभी हम कुछ क्वेश्चन और बताते हैं, तब तक नोट करना हो नोट कर लीजिए। इसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, जैसे ये प्रासरण दाब हो गया आपका, और इसका जो ये मान है, ये चीजें आपको बहुत अच्छी हैं। क्योंकि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पर आपका न्यूमेरिकल आया हुआ है, न्यूमेरिकल आप इस पर हल कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो संप्रासरी विलयन होते हैं, हमारा 14वां क्वेश्चन है संप्रासरी विलयन होते हैं। तो जो संप्रासरी कहीं अगर मिलेगा तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है प्रासरण दाब। संप्रासरी विलयन पर आपको विशेष करके ध्यान देना है प्रासरण दाब। कहीं भी अगर प्रासरण दाब मिलता है तो संप्रासरी विलयन पर ही मिलेगा आपको। तो संप्रासरी विलयन क्या होगा आपका, प्रासरण दाब समान होंगे। संप्रासरी यानी जिसका प्रासरण दाब क्या हो, समान हो, वो संप्रासरी विलयन में जाएगा। और यहाँ पर कह रहे हैं 15वां क्वेश्चन, किसी विलयन के अणुसंख गुण निर्भर करते हैं। किसी विलयन के अणुसंख गुण धर्म जो होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं। तो हमने आपको बताया अणुसंख गुण धर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रासरण दाब, दूसरा पहला प्रासरण दाब, दूसरा आपको हमने बताया हिमांक में अवनमन, और तीसरा आपका है क्वथनांक में उन्नयन, और चौथा आपका हो जाएगा वाष्प दाब में या अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो अणुसंख गुणधर्म सदैव जो होता है वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। आज हमने विलयन चैप्टर से 15 क्वेश्चन कंप्लीट देखे हैं, विलयन चैप्टर से 15 क्वेश्चन। बल्कि आप अगर ध्यान दें तो 15 क्वेश्चन की बजाय हमने पूरे चैप्टर को निचोड़ करके एक ही 15 क्वेश्चनों में ही टोटल बता दिया है। क्योंकि जितने भी विकल्पीय प्रश्न या आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं मैंने लगभग कवर कर दिया है इसी वीडियो में। तो आपका आज हमारा जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट जो है चैप्टर लेकर के आएंगे आपका। और आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए।